नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। बहरहाल सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज जो सबसे अहम खबर है वो खबर KTR से मुताल्लिक़ है और KTR मुसलसल बीजेपी हुकूमत को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ उनके वालिद KCR भी उनसे पीछे नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद का सिलसिला उन्होंने भी जारी रखा हुआ है। एक तरफ वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो रियासतों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रखने चाहिए थे उसे नाखुशगवार बनाती जा रही है। तो बहरहाल हम KTR की बात कर रहे थे, तो KTR का कहना है और मैं समझता हूं कि KTR ही नहीं बल्कि आज सारे हिंदुस्तानी यही कहने लगे हैं कि बिल्किस बानो केस में, यानी रेप केस और मर्डर केस में जो मुजरिमीन थे उन्हें रिहा किया गया, वो इंतहाई खतरनाक बात है और इंतहाई काबिल मजम्मत है, मजमूम हरकत है मोदी हुकूमत की और गुजरात हुकूमत की, और तमाम हिंदुस्तानी मैं समझता हूं कि वो इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे। बहरहाल KTR ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल भी तनकीद का निशाना बनाया था और आज भी मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए सियासी जमातें तरक्की की बात करती हैं, खुशहाली की बात करती हैं, अवामी बहबूद की बात करती हैं और स्कीमात मुतारिफ करवाती हैं, लेकिन बीजेपी है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए उन दरिंदों को, उन मुजरिमीन को, उन खातियों को रिहा कर रही है जो ख़वातीन के साथ अपना मुंह काला किए थे और जिन्होंने गैंगरेप में जिन्होंने गुनाहों किरदार अदा किया था, गैंगरेप के वो मुजरिमीन हैं और बच्चों और ख़वातीन के कातिल हैं और उन्हें मोदी हुकूमत रिहा कर रही है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि KTR ने मोदी हुकूमत को हकीकत का आईना दिखाया और यकीनन आप देखेंगे कि ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या है और वज़ीर-ए-आज़म को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर गुजरात की हुकूमत ने ये क्या काम कर दिया है और क्या गुजरात की हुकूमत ने जो काम किया है, यानी दरिंदों को रिहा किया है, तो उसमें मोदी हुकूमत का क्या रोल है, मरकजी हुकूमत का क्या रोल है और उसने क्या हरी झंडी दिखा दी थी कि इन मुजरिमीन को, इन दरिंदों को और इन हैवानों को रिहा कर दिया जाए। और आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी तस्वीर आ रही हैं, किसी तस्वीर में ये जो लोग बाहर जब आते हैं तो उनकी गुलपोशी की जा रही है, कभी उन्हें मिठाई खिलाई जा रही है और कभी उनके पैर छुए जा रहे हैं जैसे ये बहुत बड़ी यात्रा यानी मजहबी यात्रा से वापस आए हों, जबकि इन दरिंदों ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 14 यानी लोगों को कत्ल किया था, जिनमें 4 बच्चे, 4 खवातीन भी शामिल थी और कम से कम 3 खवातीन की इस्मत रेजी की थी, जिसमें से एक बिल्किस बानो थी जो उस वक्त 5 माह की हामिला थी और एक खातून ने कुछ दिन पहले ही यानी बच्चा जन्म दिया था और वो जच्चा थी, उसको भी इन दरिंदों ने नहीं छोड़ा। अगर मैं समझता हूं कि किसी इस्लामी मुल्क में ये होते तो इनके सीनों में गोलियां उतार दी जाती, इनके सर गोलियों से उड़ा दिए जाते या फिर इन्हें किसी चौक पर लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया जाता या उन्हें गोली से उड़ा दिया जाता ताकि दूसरों के लिए ये इबरत का बाइस बने। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि KTR ने जिस अंदाज में बात की है तो क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उसी तरह इंतकामी रवैया अब TRS से भी लेंगे जिस तरह मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के लीडर से ले रहे हैं? जी देखिए, अभी मनीष सिसोदिया को जैसे CBI ने जो है FIR दर्ज कर दिया है, उनके घर पे छापे मारे गए थे, वो एक्साइज के मामले में उन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अब CBI का तो ये कहना है कि हमने अहम दस्तावेज़ात उनके घर से जो है हासिल की हैं और उनके साथ साथ जो है मुताल्लिका महकमे के कमिश्नर्स को भी जो है घेरे में लिया गया है। तो बहरहाल यकीनन देखिए, आप जिस तरीके से रियासत के वज़ीर आला जो है KCR निशाना बना रहे हैं मोदी सरकार को और कड़ी तनकीद का निशाना, देखिए ये दौर इतना जो है पुराशुभ दौर हो गया है मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से, सच बोलने वालों के साथ जो है बिल्कुल जो है दुश्मनों की तरह निपटा जा रहा है, उन्हें साजिशों के तहत फंसाया जा रहा है, उन्हें जेल में ठूंसा जा रहा है, उन्हें जेल में जो है बंद किया जा रहा है, जो सच बोल रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। KTR का जो बयान है यकीनन वो बड़ा जो है तल्ख बयान है और हकीकत पे मबनी है
कि कैसे आप जो है ऐसे मुजरिमों को 15 अगस्त की मौके पे, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर रिहा कर सकते हैं, जिन्होंने रेप किए थे, जिन्होंने मासूम बच्चों के कत्ल किए थे, जिन्होंने पूरे घर को उजाड़ दिया था, जिन्होंने दरिंदगी की इंतहा कर दी थी, उन लोगों को जिनको दो अदालतों ने मुजरिम करार दिया था, उनको कैसे आप रिहा कर सकते हैं? ये अहम सवाल है, यकीनन ये एक अहम सवाल है और ये सवाल तो हमेशा रहेगा। देखिए कविता ने भी आज जो है, जो टीआरएस की सीनियर रहनुमा हैं, कविता ने भी आज जो है बड़े ही सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है और कहा है कि मोदी ने बेशर्मी की इंतहा कर दी है कि ख़वातीन के रेप में मुलव्विस बच्चों के कातिलों को जो है रिहा कर दिया है महज अपने सियासी मफाद के लिए। गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, तो सियासी मफाद हासिल करने के लिए वहाँ एक बार फिर हिंदुत्व का एक नज़रिया पेश करने के लिए, कट्टर हिंदुत्व का एक खौफनाक नज़रिया पेश करने के लिए फिर से एक नया सियासी खेल खेला गया है। देखिए कहा यह जा रहा है कि गुजरात में सूरत हाल बदल रही है, लोग बीजेपी से नाला हैं, मोदी से लोग जो है मुतनफ़र होते जा रहे हैं गुजरात के लोग, और गुजरात में जीतना बीजेपी के लिए वक़ार का मामला है। जैसा कि सभी जानते हैं कि मोदी का ताल्लुक़ गुजरात से है, अमित शाह का ताल्लुक़ गुजरात से है, नड्डा का ताल्लुक़ गुजरात से है, पूरी बीजेपी जो है गुजरात के इशारों पे काम करती है। ख़ास तौर पे जो है मोदी के जो ख़ास माने जाते हैं सरमायाकार अडानी का ताल्लुक़ भी गुजरात से है। तो जिस तरीके से गुजरात के ये जो चुनिंदा लोग इस मुल्क पे हुकूमत करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आज गुजरात ही के लोग उठ खड़े हुए हैं और ये बीजेपी के लिए ख़तरे की घंटी है, मफाद का मामला है। तो इसी मफाद के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, ये मिसाल हमारे सामने आ रही है। देखिए सन 2002 में भी गुजरात में भयानक फसादात करके मोदी ने आलमी शोहरत पाई थी और हिंदुस्तान में एक अपना जो है एक कट्टर हिंदुत्व का एक चेहरा बनाया था। लेकिन उसके बाद मोदी के फ़ैसले इस मुल्क के आदमी को गरीब करते चले गए, इस मुल्क के आदमी को बेरोज़गार करते चले गए, इस मुल्क के आम शहरों के लिए, शहरियों के लिए एक तरीके से मुसीबत बनते चले गए। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जो है कोरोना हो, आप कितने मिसालें देंगे, कितने जो है मिसालें धोखे की बुनियाद पे हुकूमत मुसलसल की जा रही है। और ये बात गुजरातियों की समझ में आ गई थी। वहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी जो है असर बढ़ता जा रहा है गुजरात में। तो यकीनन देखिए सिसोदिया को जो आज पकड़ा, मतलब है कि आज जो घेरे में लिया गया है, उसके फौरी बाद जो रिएक्शन आया है केजरीवाल का या फिर दीगर पार्टियों का जो रिएक्शन आया है, उसमें यही कहा गया है कि मोदी सरकार गुजरात में बदलते हालात से घबरा रही है, इसलिए वो जो है गुजरात में अपनी इमेज को बनाने के लिए एक जानिब तो इस तरह के जानियों को, कातिलों को रिहा कर रही है, दूसरी जानिब इस तरह से जो है अपोजिशन से पे अपना शिकंजा कस रही है। चिदम्बरम का भी बयान आज आया है, जो सरकर्दा रहनुमा है कांग्रेस के, उन्होंने भी 11 कातिलों को रिहा करने पे, 11 रेपिस्टों को रिहा करने पे अपनी गहरी तशवीश जाहिर की है और सवाल उठाया है। देखिए वो एक वकील आदमी है, उन्होंने दलाइल के साथ सवाल उठाया है, उन्होंने नुक्ते बयान किए हैं। उन्होंने कहा कि जो कमेटी फॉर्म की गई थी कैदियों की रिहाई के लिए, 15 अगस्त के दिन कैदियों की, अच्छे किरदार वाले कैदियों को रिहा किया जाता है आमतौर पे, ये रिवाज है इंडिया में। तो कैदियों की रिहाई के लिए जो कमेटी कायम की गई थी उसमें बीजेपी के अरकान शामिल थे और उन्होंने कहा कि बीजेपी के अरकान ने, पूरे अरकान ने, बीजेपी के जितने भी रुकन शामिल थे उस कमेटी में, सभी ने इन 11 लोगों को रिहा करने के लिए सिफारिश की थी और पूरी तरीके से कहा, उन्होंने कहा है चिदम्बरम ने कि धमकियां दी गई थी कि इनको रिहा करना लाजमी है। तो उन्होंने कहा कि एक खौफनाक साजिश है, एक खौफनाक साजिश के तहत बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसका ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये मुल्क के अवाम कह रहे हैं। अब देखिए आगे आगे देखिए क्या होता है क्या।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सज्जाद साहब ने जिक्र किया है चिदम्बरम का, तो चिदम्बरम का आर्टिकल कल ही मैं पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो पैनल तश्कील किया गया था आम माफ़ी के मंजूरी के लिए, उसमें 2 अरकान बीजेपी के अरकान असेंबली थे और एक मोलचंदानी था जो गोधरा जो सानेहा हुआ था उसका ऐनी गवाह के तौर पर उसे पेश किया गया था। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह इन लोगों ने, इन दरिंदों ने, मैं समझता हूं कि इंसानियत को शर्मसार किया है। एक 10 या 11 की जो बात हो रही है, तो आपको बता दूं कि एक जो कातिल था, एक जो रेपिस्ट था, वो दौरान मुकदमा ही अपने अंजाम को पहुंच चुका है और ये 10 बाकी हैं। हो सकता है कि आज ये अदालतों से बच जाएं, लेकिन कुदरत की जो अदालत होती है उससे ये बच नहीं पाएंगे। आज ये मिठाई खा रहे होंगे, लेकिन कल हो सकता है कि जहर खाने पर ये मजबूर हो जाएंगे। आज ये फूल पहन रहे हैं और कल ये, मैं समझता हूं कि वो मालाएं पहनने पर मजबूर हो जाएंगे जो आखिरी रसूमात पर पहनाई जाती हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि बुरे का अंजाम बुरा होता है, चाहे वो किसी आला ओहदे पर ही फाइज क्यों ना हो या कोई हुकूमत या इख्तिदार जिसके हाथ में हो, अगर वो भी दरिंदगी करता है तो मैं समझता हूं कि वो अपने अंजाम को पहुंच कर ही रहता है। तो बहरहाल ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में इस तरह के लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में वृंदा किरत का कहना है कि क्या यही आज़ादी का अमृत महोत्सव है कि जानियों को और कातिलों को रिहा कर दिया गया और इसीलिए ये उत्सव मनाया गया? क्या उत्सव का नाम इसीलिए इसे दिया गया ताकि कातिलों को और रेपिस्ट को रिहा किया जाए, जानियों को रिहा किया जाए? उन्होंने बेहतरीन सवाल उठाया और हिंदुस्तान भी ये सवाल उठा रहा है। और अगर मैं समझता हूं कि थोड़ी सी भी अगर शर्म होती है तो जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो जरूर सोचेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कर दिया है, और वो भी 15 अगस्त को किया है। और इस तरह की जो हरकतें हो रही है, केटीआर का कहना है कि हिंदुस्तान उन हरकतों को फरामोश नहीं कर सकेगा और इसके असरात मुरतब होंगे। तो हमने केटीआर की बात की थी, तो अब केटीआर से हम चलते हैं सीबीआई की तरफ। और जैसा कि हमने बताया आपको कि किस तरह मनीष सिसोदिया जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, और अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर है। और आपको ये भी बता दूं कि 2011 में जो एंटी करप्शन मूवमेंट चली थी अन्ना हजारे की, उसमें मनीष सिसोदिया का बहुत अहम रूल रहा है। और इसके लिए तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को मनीष का शुक्रगुजार रहना चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो कुछ किया है, सीबीआई ने सुबह 8 बजे से जो धावे शुरू किए, अब तक वो धावे जारी है। और अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि उनके किसी करीबी माविन के कब्जे से काबिले यानी खुफिया दस्तावेजात भी खुफिया दस्तावेजात का भी पता चला है। तो बहरहाल सज्जा साहब का कहना है कि गुजरात में इंतखाबात होने वाले हैं, बेशक उसको देखते हुए और वहां आम आदमी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि फ्रीबीज जो है यानी आवाम के बहबूद के लिए जो इकदाम कर रही है आम आदमी पार्टी, खासतौर पर जो तालीमी शोबे में उसने इनकलाब बर्पा कर दिया है, मोदी हुकूमत हो या बीजेपी हो या गुजरात में बीजेपी कायदीन हो, वो डर और खौफ का शिकार हो गए हैं, बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और उनमें एहसास कमतरी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी वहां तवज्जो दे गुजरात पर, और वो गुजरात में जो उनका इख्तिदार है वो खत्म हो जाए। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस तरह के अगर वाकयात होने लगेंगे, मरकजी एजेंसियों को हाथों में नचाया जाएगा, तो फिर इंसाफ कहां होगा, ये सोचना अवाम की बात है। तो बहरहाल सोचने का जहां तक सवाल है, अगर मैं समझता हूं कि अगर सोचने और समझने की सलाहियत से महरूम कोई शख्स सियासतदान बनकर या कोई गुंडा, कोई कातिल, कोई लुटेरा सियासतदान बनकर पार्लियामेंट या असेंबली में पहुंच जाता है, तो वो हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात होती है। तो ऐसे में हमें ये चाहिए कि ऐसे अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करें जो तालीम याफ्ता हो, जिनमें तासुब या जानिबदारी ना हो, बल्कि वो सिर्फ तरक्की को देखें, तालीम को देखें, सेहत के शोबे को देखें, मुल्क के दिफा को देखें, और ये इस बात को यकीनी बनाएं कि मुल्क की 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में ना जाए। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि हम आपको मंगलहाट लिए चलते हैं। हैदराबाद का ये इलाका है, गोशा महल का जो एक एमएलए है बीजेपी का, उसे हिरासत में ले लिया गया है। और क्यों हिरासत में लिया गया है हम आपको बताते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं मुनव्वर फारूकी कौन है। मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन है और सारी दुनिया में उनके चर्चे हैं। मध्य प्रदेश में जो हुकूमत है, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, उसने उनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए हैं। गुजरात से ये ताल्लुक रखते हैं और हकीकत का है मोदी हुकूमत को दिखाने में वो शोहरत रखते हैं। केटीआर ने उन्हें मधु किया है और माधोपुर में कल उनका यानी हफ्ते के दिन उनका शो है। ऐसे में राजा सिंह जो बीजेपी के एमएलए हैं गोशा महल के, उन्होंने ये धमकी दी थी कि मैं
माधापुर जाऊंगा और उस मुकाम को आग लगा दूंगा जहां पर मुनव्वर फारूकी का शो हो रहा है। बहरहाल जमहूरियत में आग लगाने या आग भड़काने के लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि अगर जमहूरियत में किसी की चीज की जगह है तो वो पुरअमन एहतजाज का आपको मौका देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी कायदीन इस तरह की इश्तियाल अंगेज बातें कर रहे हैं, तो क्या यह पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे? और अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि अपने आप को इस तरह की हरकतों से दूर रखें? ये सवाल हम करेंगे सज्जाद साहब से। ये बिल्कुल देखिए मुनव्वर फारूकी पे बहुत पहले केसेस दर्ज किए गए थे, बहुत पुरानी बात है। इस सिलसिले में उन्हें जेल भी हो चुकी है जी। उन्हें जो है गिरफ्तार भी किया गया था, हिरासत में लिया गया था। कि कुछ लोगों का, बीजेपी वालों का कहना है कि उन्होंने जो है लतीफ़ा गोई के दौरान में कुछ जो है हिंदू देवी देवताओं का जो है मजाक उड़ाया था या फिर उनकी एहानत की थी। बाद में मुनव्वर फारूकी ने जो है माफ़ी मांग ली थी, कहा था कि उन्होंने फिल्मों के गानों को उन्होंने उस पर कॉमेडी की थी। फिल्मों के गानों पे उन्होंने कहा था कि फ़िल्म वालों ने बनाया था, ये जो भी बनाया था, गाने बनाए थे, उन गानों पे वो मजाक कर रहे थे। उनके वहम गुमान में नहीं था कि इन गानों पे मजाक को जो है बीजेपी वाले या फ़िरक़ा परस्त या शरपसंद या इंतहा पसंद जो आजकल मुल्क की फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते, वो इसको जो है इस तरीके से मोड़ देंगे। बहरहाल मोड़ दिया गया मामले को और मुनव्वर फारूकी को जो है एक ऐसा चेहरा बना दिया गया कि वो ये ऐसा चेहरा है जो है हिंदुओं की इहानत करता है, देवी देवताओं की इहानत करता है, ऐसा चेहरा बना दिया गया। बहरहाल इस सिलसिले में गिरफ्तारी भी हुई थी, बाद में रिहाई भी अमल में आई है, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। उसके बावजूद जिस तरीके से ये बीजेपी के कायदीन लीडर जिस तरीके से माहौल गरमा रहे हैं, हालात बना रहे हैं, वैसे भी अगर हम राजा सिंह की बात करें तो रियासत की सियासत में राजा सिंह का आज कोई मुकाम नहीं रहा। आप देखिए कि किशन रेड्डी, बंडी संजय और जितने भी लीडर हैं उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है, और जब भी सीनियर लीडरान आते हैं मरकज़ से तो राजा सिंह को बहुत किनारे कर दिया गया है। इस बात से वो तिलमिलाए हुए हैं और यकीनन वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं पार्टी में। इसके लिए उन्होंने ये एक जो है प्रोपेगेंडा स्टंट किया है। वैसे भी आप देखिए बहाने बहाने से मुल्क में फनकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल आमिर खान है। उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा का ना तो मज़हब से कोई ताल्लुक़ है, ना तो किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ है, लेकिन इन्हीं बीजेपी वालों ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि ये शख्स है वही है जिसने कहा था कि मुल्क की हालत ख़राब है, मुझे मुल्क छोड़ देना। कई साल पहले बयान आया था आमिर खान का, मोदी सरकार के इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने कहा था कि मुल्क की हालत बहुत अजीब होती जा रही है और मेरी अहलिया कह रही हैं कि हम अपने बच्चों के साथ कहीं दूसरे मुल्क चले जाएं। इस तरह का उन्होंने एक मीडिया रिपोर्टर की सवाल पर उन्होंने एक कमेंट किया था। उस कमेंट को लेकर आज इतना हंगामा किया गया लाल सिंह चड्ढा के बाइकाट के लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिल्म मकबूलियत की बुलंदियों पे है आज भी और थिएटरों में चल रही है। और जो है ऐसे ऐसे थिएटर जो वीरान पड़े थे इस फिल्म की वजह से फिर से जो है चल पड़े हैं। बहरहाल आवाम इस मुल्क के नहीं चाहते कि इस मुल्क में हालात ख़राब हों, इस मुल्क में नफ़रत फैले, लेकिन बीजेपी के लोग इंतहाई जो है घटिया सियासत कर रहे हैं। अभी जो सियासत ये हुई है ये गुजरात की, ये जिन लोगों को रिहा किया गया है रेपिस्टों को, उस पे भी लोगों ने कहा है कि इतनी घटिया सियासत, इतनी जलील जो है सियासत हमने 75 साल में नहीं देखी थी जो बीजेपी कर रही है। अभी अब सिसोदिया के घर पे सीबीआई के धावे हुए हैं, तो लीडरों का कहना है कि जो मुसलसल धावे हो रहे हैं, कभी संजय रावत गिरफ़्तार किए जाते हैं, कभी जो है नवाब मलिक गिरफ़्तार किए जाते हैं, कभी जो है सत्येंद्र जैन को जो है जेल में डाला जाता है, और अब सिसोदिया की बारी आई है। तो ये जो मुसलसल हमले हो रहे हैं अपोजिशन लीडरों पे, ये भी एक इंतकाम की सियासत है और मतलकुल अनानी है। और इन हमलों से ये बात साबित होती है कि बीजेपी बौखलाहट का शिकार है और वो किसी भी तरीके से अपना इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती, और अपने इक़्तिदार पे छिप के रहने के लिए वो पागलों की तरह की जो है हरकतें कर रही है। यही जो है पैगाम
निकल के सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ इस तरह का जो पैगाम आ रहा है कि जो जुनून पसंदी है, जो इश्तिया लंगेजी है, जो फिरका परस्ती है, उसके नतायज मैं समझता हूँ कि अच्छे कभी नहीं निकलते, क्योंकि जो बुरी चीज़ होती है उसके नतायज भी बुरे निकलते हैं। अगर आप बौखलाहट का शिकार हैं, अगर आपको इक़्तिदार की इतनी ही फिक्र है तो अच्छे काम क्यों नहीं करते? ये सवाल अवाम आपसे कर सकते हैं। क्यों तालीमी शोबे को में इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते? क्यों आप सेहत आमा का जो शोबा है उसे बेहतर बना क्यों नहीं सकते? ये भी अवाम आपसे सवाल कर सकती है। आप तवज्जो दीजिए सेहत आमा के शोबे पर, तालीमी शोबे पर और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे पर। उसके बजाय आप फिरका परस्ती की बातें करते हैं, लोगों को मारने की बातें करते हैं, मरने की बातें करते हैं, जलाने की बातें करते हैं, डराने की बातें करते हैं, धमकाने की बातें करते हैं। तो आखिर कब तक ये चलेगा, ये सोचना चाहिए। याद रखिए ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान एक मैं समझता हूं कि दुनिया का पुरसुकून मुल्क है, लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान उसकी जो हालत की जा रही है, खुद हिंदुस्तान भी अब ये सवाल करने लगा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मेरे दामन में बैठे मुझे जख्मी कर रहे हैं, मेरी रूह तक इनसे जख्मी होती जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं वो करना बहुत बुरी बात है। और जहां तक मरकजी एजेंसियों का सवाल है, उनका यह फर्ज बनता है कि वो हुकूमत के इशारों पर ना नाचे, जैसा कि हमारे अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं, और इन्हें आज़ादाना तौर पर काम करें और किसी के इशारों पर काम ना करें, तभी हिंदुस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। वरना अगर आप अपोजिशन कायदीन को गिरफ्तार करते रहेंगे तो फिर जमहूरियत की मौत हो जाएगी और कोई हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत मर जाए। और इसी मैसेज के साथ और इन्हीं खबरों के साथ और इन्हीं तफसीरों के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।